Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 14. यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टेट वर्ब बी। ये उसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रेजेंट टेंस ऑफ स्टेट वर्ब बी इसे देखेंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके हिस्से होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में कोई नाउन या नाउन फ्रेज आती है और प्रेडिकेट वर्ब से लेकर आखिर तक का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। यानी ये समझ लीजिए कि किसी आदमी का सर सब्जेक्ट है, उसका पूरा धड़ जो है प्रेडिकेट है, जिसमें से वर्ब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद में कुछ और शब्द भी आते हैं और आखिर में एडवर्ब आता है। बस इसको ध्यान में रखना है हमको। तो ये प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आती है या नाउन फ्रेज आती है और आखिर में एडवर्ब आता है। अब दो किस्म के वर्ब्स होते हैं। वर्ब कई आधार पर अलग अलग किस्म में बांटे गए हैं, लेकिन एक्शन के आधार पर जहां तक एक्शन या नॉन एक्शन का सवाल है, वर्ब्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। वर्ब का मतलब ये नहीं है कि क्रिया या एक्शन, हमेशा कुछ एक्शन हो रही है तभी वो वर्ब है, ऐसा नहीं है। कुछ होते हैं एक्शन वर्ब्स और कुछ होते हैं स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब वो है जिसमें कोई ना कोई गति, कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जिसे देखने वाला आंखों से देख सकता है कि भाई ये चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, वॉक, सिंग, डांस, राइट, रीड, ये ऐसे वर्ब है जिसे एक ऑब्जर्वर बाहर से देख सकता है कि सब्जेक्ट ये सब काम कर रहा है। कोई लिखने का काम कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि ही इज राइटिंग समथिंग। लेकिन दूसरे कई ऐसे वर्ब है जो वर्ब है लेकिन उसमें कोई एक्शन आपको दिखती नहीं है। ये एक्शन एक मानसिक स्तर पर हो सकती है जो देखने वाले को नहीं दिखेगी। करने वाला अपने मन में कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, किसी बात का उसको एहसास हो रहा है। इसे बाहर वाला आदमी तो जज नहीं कर सकता। उसी प्रकार उसके होने की बात, उसके अस्तित्व की बात, वो किस स्थिति में है, कैसा है, या वो कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, ये सारे एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कुछ एक्शन नहीं करता है। स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब्स वो है जिसे हम आंखों से उसकी हरकत को नहीं देख सकते। ये कुछ सेंसेस या परसेप्शन की बात होती है, प्रतीत होने की बात होती है, इमेजिन करने की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल अपीयर, कोई व्यक्ति हमें कैसा अपीयर हो रहा है, कैसे दिख रहा है। बी यानी होने की बात। फील महसूस होना। हियर सुनाई देना। सी देखना। लुक के माने दिखना भी होता है। सीम अगेन महसूस होना। स्मेल या टेस्ट यानी खुशबू आना किसी चीज की, किसी का स्वाद आना। उसी प्रकार कुछ ओपिनियन या कुछ विचार के आधार पर एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर। कुछ इमोशंस के आधार पर हेट, लव, डिसलाइक, प्रीफर, वांट, विश। ये सारे ऐसे वर्ब है। ऐसे वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। बोलचाल में वांटिंग कहते हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि somebody wants something। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कोई व्यक्ति किसी चीज को चाह रहा है, किसी चीज को प्यार कर रहा है, किसी चीज से नफरत कर रहा है, तो वो कर तो रहा है कुछ, हालांकि वो बात उसके मन में है। तो देखने वाले को, दूसरे थर्ड पर्सन को वो चीज दिखेगी नहीं। ये जो वर्ब्स है वो जिन सेंटेंसेस में आते हैं उसे कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे वैसा कंटिन्यूअस हो। इसको ध्यान में रखना है। तो दो किस्म के वर्ब है। हम खाली इसमें से जो बी वर्ब है, बी यानी कि होना या हो, इसी वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं।
सेंटेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहां देखिए, सेंटेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस से माने है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट का होना, उसका अस्तित्व इतनी भर बात की जाती है, उसके किसी काम करने की बात नहीं की जाती है। यानी कोई सब्जेक्ट है, हूं, होगा, था, थे, थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक वर्ब होता है बी। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वर्ब्स दो किस्म के होते हैं, एक एक्शन वर्ब, एक नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब यानी स्टेट वर्ब, जिसमें कंडीशन दिखाई जाती है, हालात दिखाए जाते हैं सब्जेक्ट के, या हम उसके बारे में क्या सोचते हैं ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन उसके अंदर का सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ब है बी, बीई बी। ये एक नॉन फाइनाइट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है, क्योंकि इसके आगे टू नहीं लगा हुआ है। तो बी के माने होता है रहो, हो, बनो, ऐसा, यानी होने से तात्पर्य है इसमें। बी जो वर्ब है, इसके इस्तेमाल दो तरीके से होते हैं। एक होता है बी का इस्तेमाल एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एक होता है लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। वो उसमें लिंकिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो जो स्टेट वर्ब होते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लिंकिंग वर्ब का भी होता है, जिसके अंदर का बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा काम में आने वाला वर्ब जो है वो है बी। बी, अपीयर, सीम, लुक, ऐसे कुछ वर्ब है जिन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद में कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन और कभी कभी कुछ एडवर्ब भी आ सकते हैं। तो बी के जो फाइनाइट फॉर्म्स होते हैं, बी तो नॉन फाइनाइट है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है, लेकिन उसके जो फाइनाइट फॉर्म है वो डिपेंडिंग ऑन टेंस एंड सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वॉज, वर, और फिर फ्यूचर में शैल बी, विल बी, ऐसा लगता है। तो जिस हिंदी के सेंटेंस में है, था, हूं, होगा, ऐसा आएगा, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं। अब हिंदी के सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि जैसे मैं खेल रहा हूं, वह सो रही थी, वह सो रहा होगा, हम पढ़ते आ रहे थे, या हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसे सेंटेंस है, सब में है आया है। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो क्रियाओं की बात होती है। जैसे मैं खेल रहा हूं, तो एक तो हो गया खेल रहा और दूसरा होता है हूं। जैसे यहां लिखा है शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी, तो एक तो वर्ब हो गया खेल रही और दूसरा वर्ब हो गया थी। तो जब दो वर्ब आते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसमें से पहला वाला जो होता है अंग्रेजी में, वो होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये बी की जो शक्ल है वॉज या आई एम राइटिंग में, एम जो है, ये बी की जो शक्ल है एम, वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। और ये जो दूसरा लास्ट में आया है राइटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो है ये मेन वर्ब है। हालांकि ये नॉन फाइनाइट है लेकिन मेन वर्ब है। तो बी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने के समय हम काम में लेते हैं। तो एक तो ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टेंस बदल गया, आई वॉज राइटिंग। शी वॉज प्लेइंग, सब्जेक्ट बदल गया तो शी के साथ वॉज आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वुड बी स्लीपिंग, दे हैड बीन स्टडिंग, वे पढ़ते आ रहे थे। यहां पर जो ये बीन आया, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आया। लेकिन यहां देखिए, ये जो बी है, इतने जितने जगह भी बी की फॉर्म आई है, वो सारी कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हेल्प करने के काम आई है। मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। दूसरा बी का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस कराने के लिए। जैसे आई एम चीटेड बाय हर, मैं उसके द्वारा ठगा जाता हूं। तो यहां देखिए, एम आया है एक वर्ब और चीटेड आया है दूसरा वर्ब। ये चीटेड, चीट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये मेन वर्ब है। और एम जो है यह ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार शी इज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती है। तो
इज जो है ये एक वर्ब है और पनिश्ड एक वर्ब है। तो ये दो वर्ब जब आते हैं तो ये पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है और ये बी की ही शक्ल है एक। तो यहां पर बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आया है। ही वॉज बीइंग टॉट बाय बी। तो इसमें आप देखिए कि ये सब जो वॉज है या बी के रूप है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आ रहे हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम में आ रहे हैं और ये पैसिव वॉइस बनाने के। तो कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस बनाने के समय पर ये बी का एक इस्तेमाल है जिसमें ये पहली पोजीशन पे आता है और ये फाइनाइट होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। कई बार हम हिंदी में बोलते हैं मैं सोता हूं। अब इसमें लगता है कि भाई सोता एक वर्ब है और हूं एक वर्ब है, तो अंग्रेजी में आई एम स्लीप ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। आई स्लीप यानी मैं सोता हूं, वह रोती है, शी वीप्स। अब यहां पर भी है शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर इस है के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द अलग से नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जितने भी कंटिन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस बनाने के काम में आ रहे हैं बी, उसका हम यहां पर उसको हम पढ़ाई में शामिल यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम कहां उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है तब ये अकेला ही वर्ब होता है और मेन वर्ब रहता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे कि टेंस है और जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसका फॉर्म फाइनाइट फॉर्म में जरूर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, कहां है, ये जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ है। एक ही वर्ब होता है उसके अंदर और सब्जेक्ट क्या करता है इसकी बात उसमें नहीं होती है। तो ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही इज क्लेवर, वह होशियार है। ही इज लेट, वह विलंब से है, देरी से आया है। ही इज इन यानी वह अंदर है। अब आप देखिए इसमें ये स्टूडेंट नाउन, ये क्लेवर एक एडजेक्टिव, लेट और इन ये दोनों एडवर्ब। तो ये ऐसे इस लिंकिंग वर्ब इज के बाद यानी कि बी की जो एक फॉर्म है लिंकिंग वर्ब उसके बाद ये आया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी की चर्चा हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। और ये कहलाते हैं सेंटेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के सिर्फ होने की बात होती है। वो कैसा है, कौन है, कहां है, बस वो क्या करता है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे के स्लाइड में हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो बी एक हमें मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है और लोनली यानी कि अकेला वर्ब एक सेंटेंस में रहेगा। अंग्रेजी के सेंटेंस में ये अकेला वर्ब रहेगा और हिंदी के सेंटेंस में भी यह अकेला वर्ब रहेगा। इसके अंदर दूसरा कोई वर्ब मौजूद नहीं है रहेगा या बी की कोई और दूसरी फॉर्म नहीं रहेगी। यहां बेर इन्फिनेटिव फॉर्म है ये बी। फाइनाइट फॉर्म जो है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस बदलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ये हमेशा बात करने वाला या स्पीकर होता है। उसका जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है आई और प्लूरल है वी। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर आएगा। पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ में यानी कि वी के साथ में वर आएगा और फ्यूचर में विल और शैल के साथ बी आएगा। वी शैल बी हो सकता है, आई शैल बी हो सकता है, आई विल बी हो सकता है, वी विल बी हो सकता है। वो हम बाद में फ्यूचर टेंस में उसे समझेंगे। सेकेंड पर्सन कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है लिसनर या जो हमारे सामने मौजूद है जिससे हम कुछ बात बता रहे हैं। उसके लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों में भी यू ही आता है। प्रेजेंट टेंस में दोनों के लिए वर्ब आर ही आता है, जो बी का फाइनाइट फॉर्म है वो आर ही रहेगा और पास्ट में वर आएगा और फ्यूचर में शैल बी विल बी आ सकता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट या दे। ही शी इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो ये सारे अदर्स है जिसमें हम राम, सीता, बॉयज, ट्रीज ऐसे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए सिंगुलर के लिए तो इज आएगा और प्लूरल के लिए आर आएगा। पास्ट में सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर
और फ्यूचर में विल बी शैल बी, जैसी भी परिस्थिति हो वैसा आएगा। तो बी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बी के पहले सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ये नियम है, सब्जेक्ट प्लस बीई की कोई भी शक्ल, इज एम आर वाज वर जो भी हो, प्लस सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान में रखना है कि बी एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में कोई ना कोई शब्द आता ही आता है। इसके बाद में जो शब्द आता है वो जनरली कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और वो होता है या तो कोई नाउन या नाउन फ्रेज, या फिर कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, और आखिर में जैसे मेहमान होता है एडवर्ब, वो कभी भी आ सकता है। तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू नाउन और नाउन फ्रेज। और कॉम्प्लीमेंट इसलिए इसको कहते हैं कि ये मीनिंग को कंप्लीट करता है, और ये एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां पर का जो ये वर्ब है बीई बी, इसको कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि ये प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं करता है। अगर मैं कहूं कि जैसे आई प्लेड, मैं खेला, यहां बात कंप्लीट होती है, लेकिन आई वॉज बोल दिया, मैं था, तो क्या थे, कहां थे, कैसे थे, ये बताना जरूरी होता है। और ये कहां, क्यों, कैसे, ये जो बताना है, यही इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब या उनके फ्रेजेस के शक्ल में आ सकते हैं। ध्यान में रखना है कि ये जो बी के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिसमें इज एम आर वॉज वर होता है, इनकी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि यहां का जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हालांकि नाउन आता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो दूसरी बात यह है कि इस बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमेशा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यानी वो सब्जेक्टिव केस जो होती है, जैसे आई होता है, मी ये ऑब्जेक्टिव केस होती है, आई ये सब्जेक्टिव केस होता है, राम का सब्जेक्टिव केस राम होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी राम होगा, यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, लेकिन शी का सब्जेक्टिव केस, किसी लड़की के बारे में बात करें तो शी का सब्जेक्टिव केस शी है, लेकिन शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। ही है सब्जेक्टिव केस, हिम है ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान में रखना है कि जब भी बी आएगा उसके बाद में, ये चूंकि वर्ब जरूर है, लेकिन इसके बाद में जो शब्द आएगा प्रोनाउन की शक्ल में खास तौर पर, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ही हु डिड इट, ये वो था जिसने ये काम किया, कोई भी बात, तो इट वॉज ही, इट वॉज हिम नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। कई बार कुछ लोग इसको हिम बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत माना जाता है ग्रामेटिकली, इट वॉज ही होगा। इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। इफ आई वर ही, आई वर हिम नहीं, आई वर ही, क्योंकि वर एक बी की शक्ल वाला वर्ब है, और इसके बाद में देखिए ये सब्जेक्टिव केस में है, मैं उसकी जगह होता तो आई वर हिम नहीं होगा। इट इज आई, कभी भी कहीं बातचीत होती है तो मैं हूं ऐसा जब हमको बोलना होता है तो हम बोलते हैं इट इज आई। इट इज मी बोलने का रिवाज है, बोलते हैं, लेकिन करेक्ट जो ग्रामर के हिसाब से इट इज आई होता है, इट्स आई। इट और देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं कि जो नाउन या नेमिंग वर्ड्स के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में जब आते हैं या कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है, तो ये नाउन कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिए, हर किस्म का नाउन, यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे, राम, बॉय, टीम, डेथ। पर्सनल प्रोनाउन, ये भी नाउन ही है एक प्रकार से, तो जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे। ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट के केस में होते हैं तो इसकी ये शक्ल होती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जितने भी है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच,
ये जनरली सब्जेक्ट बनाने के काम में आते हैं। और ये सारे के सारे, जैसे दिस इज रमेश ऐसा हम बोल रहे तो ये एक प्रोनाउन जो है डेमोस्ट्रेटिव। इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि वन, नन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ऐसे टाइप के, मेनी, फ्यू, ऑल। पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स, माइन, योर्स, जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो ये जो माइन है ये कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में आया है, माइन यानी मेरी। कभी भी बी के बाद में जब ये आते हैं मेरा मेरी कहने के लिए तो ये इसी प्रकार आते हैं, दिस स्कूल इज आर्स या दैट बुक इज योर्स, वो किताब तुम्हारी है। एडजेक्टिव नाउन, ये ध्यान में रखना है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके आगे अगर हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है उस प्रकार की कई चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल द रिच यानी अमीर लोग। अब ये प्लूरल है, ध्यान में रखिए, क्योंकि अमीर लोग यानी एक आदमी की बात नहीं हो रही है। जैसे हमें कहना है कि अमीर लोग कंजूस होते हैं तो हम कहेंगे द रिच आर माइजर, या द रिच पीपल भी बोलने की जरूरत नहीं है, द रिच बोल दिया तो द रिच यानी अमीर लोग, द पुअर यानी गरीब लोग। ये द के साथ में कोई ना कोई यहां पर ये एडजेक्टिव लग रहा है, और वो एडजेक्टिव पुअर्स नहीं होगा, ध्यान में रखना, द पुअर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जेरेंड, जेरेंड यानी वर्बल नाउन, जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग यानी गाना, जब गाना गाना, वॉकिंग यानी चलना, ऐसा जब इसका अर्थ होता है। टू इन्फिनिटिव, ये भी वर्बल नाउन है, इसका भी अर्थ वैसा ही होता है, टू सिंग यानी गाना, टू एर यानी गलती करना, एंड सो ऑन। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन जैसा जिसका इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे, टुमारो, तो टुडे इज हॉलीडे। यहां देखिए टुडे कहने को तो ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन जैसा भी काम कर रहा है। टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। अब इसके अंदर हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडजेक्टिव्स भी आते हैं। एडजेक्टिव कई किस्म के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, जैसे बिग, स्मॉल, ग्रेट, स्ट्रांग, अगली, लिटिल, फाइन, ओल्ड, मच, इनफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। अब ये हमने देखा था कि ये दिस, दैट, दीज, दोस ये सारे प्रोनाउन भी थे, लेकिन प्रोनाउन जब आते हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, उसके बाद वर्ब आता है। और ये जो एडजेक्टिव है, चूंकि ये एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ आएगा, तो ये नाउन के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक या दैट बॉय, सच बॉयज, इस प्रकार से। ए एंड द ये आर्टिकल्स जो है ये भी एडजेक्टिव ही है। सम वगैरह जैसे सम बॉयज, द बॉय, एन एलिफेंट, इस प्रकार से। प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे जर्सी, इंडियन, जर्मन, नागपुरी, तो नागपुरी ऑरेंजेस, या जर्मन टीम, इस प्रकार से, जर्मनी की टीम। फिर नाउन या नाउन फ्रेज होती है, जैसे राम, माय सन, तो ये माय सन ये एक एडजेक्टिव ही है, ये नाउन राम के बाद आया है, और राम मेरा बेटा, इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये काम आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं कुछ जो कि एडजेक्टिव जैसे काम करते हैं, जैसे माई सेल्फ, देमसेल्व्स, जैसे तुमने खुद इस काम को किया या तुम खुद जिम्मेदार हो, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो योरसेल्फ है ये एडजेक्टिव के रूप में यू के साथ लगा हुआ है और इसके पीछे आता है ये। कुछ पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे बर्निंग लीव्स यानी जलती हुई पत्तियां। बर्निंग जो है ये बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लीव्स आर देयर, किस प्रकार की पत्तियां हैं। रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मास बोलते हैं, तो रोलिंग स्टोन यानी लुढ़कता हुआ पत्थर, तो रोलिंग यानी लुढ़कता हुआ, रनिंग यानी बहता हुआ, लाइक दिस। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे कि लोडेड ट्रक, ब्रोकन चेयर, रिटायर्ड मैन, लाइक दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, जैसे ईच मैन, एवरी पर्सन, लाइक दिस। तो ईच, एवरी ये सारे भी एडजेक्टिव्स हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ, जैसे माय, योर, हर, देयर, जैसे देयर हाउस तो उनका घर, हिज मनी उसका पैसा, लाइक दिस।
इट्स कलर, इसका कलर, इस प्रकार से। नाउन इन पॉजेसिव केस कुछ होते हैं, जैसे कि राम का कहना है तो राम्स, सीता का कहना है तो सीताज। जैसे हमें कहना है सीता का कोट, तो हम कह सकते हैं कोट ऑफ सीता या सीताज कोट। लेकिन अगर हमें कहना है कि टेबल का पैर, तो हम लेग ऑफ टेबल कहेंगे, टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। ध्यान में रखना है, क्योंकि टेबल एक बेजान चीज है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसकी पॉजेसिव केस नहीं बनाई जा सकती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई बार कुछ नाउन जो है वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए राइस, राइस यानी चावल, एक वस्तु का नाम है, तो ये इस हिसाब से तो एक नाउन हो गया। लेकिन इसके पीछे मिल शब्द लग गया, तो राइस मिल यानी चावल का मिल, चावल का कारखाना। तो राइस यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। या हम कहें कि गोल्ड रिंग या आइस फैक्ट्री, तो बर्फ की फैक्ट्री। तो यहां आइस जो है, दो इट्स ए नाउन, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आइस फैक्ट्री में। या फ्लोर मिल हम कहते हैं, आटे की चक्की। उसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा कि एडवर्ब आते हैं और एडवर्ब एडिशनल भी आ सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, ये इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आते हैं। पहले मैनर, किसी चीज का होना जो है उसका तरीका क्या है, मैनर क्या है, उसके होने की जगह क्या है और उसके होने का समय क्या है, ये इसी क्रम में आएगा। और जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम को हम देखें तो हियर, देयर, वेल, टुडे, फास्ट, लेट, अर्ली, ये सारे के सारे जो है ये एडवर्ब्स है। और एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बॉम्बे, ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल यानी देर के लिए आ गया, ऑन द टेबल जगह बताने के लिए। एट 5 o'clock यानी समय बताने के लिए आ गया। तो ये हमने पहले भी देखा है कि प्रीपोजिशन के साथ में कुछ ऑब्जेक्ट जुड़ करके एडवर्ब फ्रेज बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब आते हैं। और नाउन जो है या नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट में तो आती ही है। तो यहां पर मैं इसको विराम दे रहा हूं। अगर आप इसे किसी काम के समझते हो लेक्चर को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।